हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, आज का यह सेशन नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो परीक्षा दिसंबर माह में हुई थी, 15 दिसंबर 2022 को पीजीटी हिंदी की, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो परीक्षाएं होती है पीजीटी स्तर की, उसका स्तर क्या होता है, प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तथा यह भी देखेंगे कि जो प्रश्न आ रहे हैं किस खंड से आ रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। व्याकरण के प्रश्न कितने आ रहे हैं, जनसंचार के प्रश्न कितने आ रहे हैं, हिंदी साहित्य के प्रश्न कितने आ रहे हैं, तो प्रश्न पत्र के माध्यम से हम इस चीजों को समझेंगे। साथियों, अगर हम नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ी सी बातचीत करें तो नवोदय विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जो होती है, ठीक है, पीजीटी की परीक्षा यह दो दो होती है। एक टीजीटी की परीक्षा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम से जानी जाती है तथा दूसरी स्पेशल रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट में जो नॉर्मल स्टेट होते हैं वहां पर वैकेंसी पोस्टिंग दी जाती है, और स्पेशल में नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। सेम ऐसे ही पीजीटी में है। आइए अब हम प्रश्न को देखें। आज इस सेशन में केवल हिंदी के प्रश्नों को बात करेंगे कि हिंदी के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, हमें कहां से पढ़ने की जरूरत है, तथा हमें किस खंड पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आइए पहले प्रश्न को देखें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आराम से धैर्य से पढ़ना चाहिए। नहीं है यह वर्ड ही हमारा गलती करा देगा। जल्दीबाजी में हम है पढ़ लेते हैं, नहीं छूट जाता है तो हमारा उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। क्या खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, कन्नौजी? साथियों, इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, क्योंकि खड़ी बोली जिसको कौरवी बोली भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये तीनों पश्चिमी हिंदी के हैं, तथा छत्तीसगढ़ी जो होता है यह होता है साथियों पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के बोलियों के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप लोग जरूर देखें, ट्रिक के माध्यम से बना रखा है। तो जब आप उसको देखेंगे तो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। पूर्वी हिंदी का ट्रिक मैंने बताया था, ए बी सी का फॉर्मूला। ए फॉर अवधि, बी फॉर बघेली, और सी फॉर छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। ए बी सी का फॉर्मूला, यहां से यह उत्तर सही हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी। आइए दूसरे प्रश्न पे चले हम। देखिए, दूसरा जो प्रश्न है कि असंगत युग्म है, निम्न में से कौन सा असंगत, मतलब ये सामने सामने दे रखा है, इसमें बताना है कि असंगत कौन है। ठीक है, लिखी कागत कोरे क्या गे की है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, भारतीय संस्कृति के स्वर महादेवी वर्मा, विचार और विवेचन अमृतलाल नागर। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब जो असंगत नहीं है, यह हो जाएगा विचार और विवेचन। विचार और विवेचन, बाकी यह तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म को चुनिए। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो प्रश्न विदेशज शब्दों से पूछ देता है। आदमी, आदमी क्या यह फारसी शब्द है? अदालत क्या अरबी शब्द है? तोप तुर्की है? पतलून पोर्चुगीज है? देखिए, पोर्चुगीज ये है भी नहीं और यह गलत भी है। बाकी आदमी फारसी ही है, अदालत अरब से लिया गया है, तो तुर्की से लिया गया है, पोर्चुगीज ये पतलून जो है यह गलत है, इसका सही युग्म ये हो जाएगा। देखिए, यह संगत असंगत जरूर पूछ रहा है, नहीं ये सब आराम से पढ़ने वाले प्रश्न है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बिसल देव रासो के रचयिता हैं। देखिए, जो बिसल देव रासो जो रचना है वह रासो साहित्य का है। रासो साहित्य आदिकालीन में आता है, आदिकालीन साहित्य आदिकाल की एक विशेषता है। ठीक है, इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, वीर काव्य लिखे गए हैं। तो
विशल देवरासों की रचयिता क्या जगतीन है, चंद्रबरदाई है, नरपति नाल है, सोमप्रभु सूरी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विशल देवरासो, नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपको 100 दफा बता चुका हूं कि जो गोविंद पांडे की किताब है, अगर आप उसको प्रतिदिन पढ़ते हैं तो अलग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वह परीक्षा टीजीटी की हो या फिर पीजीटी की। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए, किसका विचार है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है? देखिए यह संचार से प्रश्न है, संचार से प्रश्न है यह, तो इसके लिए 11th और 12th की एक पुस्तक आती है अभिव्यक्ति और माध्यम करके, अभिव्यक्ति और माध्यम करके, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसी में से सारे आपके प्रश्न मिल जाएंगे। तो अभिव्यक्ति और माध्यम, तो संचार अनुभवों की साझेदारी है, क्या यह विल्बर श्रैम, एंटोनियो ग्रास्मी, स्टुअर्ट हॉल, रॉबर्ट ई पार्क? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा विल्बर श्रैम। ठीक है, विल्बर श्रैम। ये चौथा प्रश्न है, ये चौथा था। आइए ये पांचवा प्रश्न, छठे प्रश्न पे आते हैं। छठा प्रश्न भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार, ये भी संचार, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अभिव्यक्ति और माध्यम करके जो 11th 12th की किताब आती है उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार के बारे में सही नहीं है? इसके विकल्प है, संचार अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है, रोजमर्रा के जीवन में संचार की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। देखिए ये सब प्रश्न बेसिक समझ पे भी सही हो सकते हैं। देखिए तीसरा विकल्प है, रोजमर्रा के जीवन में संचार की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना संचार के हम देश दुनिया जगत से जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो यह सही नहीं है पूछा है, तो यह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न संविधान से है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे तथा जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों अभिव्यक्त का माध्यम बन सके? साथियों क्या यह आर्टिकल 350 है, आर्टिकल 351 है, आर्टिकल 348 है या फिर आर्टिकल 349 है? तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा की प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक होगा यहाँ पे, ठीक है, सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका 351। ठीक है, 351। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पत्रकारिता के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा है जिसका पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए पालन करना जरूरी नहीं है? मतलब देखिए प्रश्न को ठीक से पढ़िए, मतलब समझिए। मतलब पत्रकारिता को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसके साख को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन से इन चार तथ्यों में से जरूरी नहीं है? तथ्यों की शुद्धता बहुत जरूरी है, ये तो, वस्तुपरकता, संतुलन, ठीक है, संतुलन भी जरूरी है, वस्तुपरकता भी जरूरी है, पक्षधरता नहीं। पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो किसी एक पक्ष को लेकर आप बात नहीं करेंगे, संतुलन बना के आपको बात करना होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 7 था और ये 8 प्रश्न हमने देख लिए। आइए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल को आदिकाल किस इतिहासकार ने कहा? साथियों नामकरण से एक प्रश्न, 2 प्रश्न आना तय है। किसके नामकरण से? तो एक आदिकाल के नामकरण से, दूसरा रीतिकाल के नामकरण से। ठीक है, इन दोनों के नामकरण तो आपको जरूर पढ़ने हैं, मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखा है, उसको आप देख लें।
आरंभिक काल को आदिकाल किस इतिहासकार के ने कहा है? क्या रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा ने? साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आदिकाल को, आरंभिक काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है, रामकुमार वर्मा ने संधि काल कहा है। इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, आइए 10वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किस साहित्यकार ने कहा है? गद्य काल किस साहित्यकार ने कहा है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रिय साथियों, वह हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आइए अगले प्रश्न पे चले। आध्यात्मिक रंग, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 11 कहता है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। प्रस्तुत विचार किस आलोचक के हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है यह, रामचंद्र शुक्ल जी का कोटेशन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे। जब भी आप आदिकाल पढ़ेंगे तो विद्यापति के पदों को लेकर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। यह बहुत इजीली सभी, गोविंद पांडे में भी है, सभी पुस्तकों में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 12वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन। ठीक है, गोरखनाथ, राहुल सांकृत्यायन, तुलसीदास, सूरदास। दोस्तों, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, 12 हो गए। 13वें पर चलते हैं। जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं। जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? किशोरीदास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, जायसी ग्रंथावली के जो संपादक है रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए 13 हो गए। 14वें नंबर प्रश्न पे आ गए। 14वां नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके दौर के नहीं है? देखिए, अमीर खुसरो ने लगभग 11 राजाओं को दिल्ली सल्तनत पर देखा है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इब्राहिम लोदी। साथियों, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके दौर के नहीं है पूछा है, तो वह है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। आइए 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। मात्र गुलेरी जी मात्र 3 कहानी लिख के हिंदी साहित्य के कहानी जगत में बहुत फेमस कवि, रचनाकार, कहानीकार के नाम से जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध एक रचना कहानी है, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा। ये सब महत्वपूर्ण कहानियां हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 हो गए। 16वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी। और दूसरा दल भोक्ता, राजा, रईस, नवाब या भोक्तृत्व का मददगार था। प्रस्तुत कथन किसका है? दोस्तों, यह जो कथन है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से 2 श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाले जातियां बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि थी। और दूसरा दल भोक्ता, जो खाता है, जो उपभोग करता है, राजा, रईस, नवाब, भोक्तृत्व का मददगार, ये लोग। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो है 17 नंबर प्रश्न, यह कथन और तर्क का है। स्थापना दे रखा है, तर्क दे रखा है, बताना है क्या यह दोनों सही है या दोनों गलत है या एक सही है एक गलत है। स्थापना है, किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी कुरूप और दुःशील स्त्री पर प्रेम हो सकता है। तर्क है, क्योंकि उस स्त्री के वर्णन द्वारा श्रृंगार रस का आलंबन खड़ा हो सकता है। देखिए,
पहला तो सही है कि किसी काव्य में वर्णित किसी पात्र का किसी कुरूप या दुशील स्त्री से प्रेम हो सकता है, यह स्वाभाविक बात है। लेकिन जो तर्क दे रहा है क्योंकि उसी स्त्री के वर्णन द्वारा श्रृंगार रस का आलंबन खड़ा होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ए सही है, आर गलत है। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। या एनवीएस पीजीटी हिंदी का मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूं, 2022 का पेपर सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। ये 17 नंबर प्रश्न था। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर कहता है, ये भी कथन और तर्क है। स्थापना, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। देखिए दोस्तों, जब आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ेंगे या अगर नहीं पढ़ेंगे तो गोविंद पांडे को जब आप पढ़ेंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि जो ये कथन तर्क या स्थापना तर्क के प्रश्न आते हैं वह कोटेशन बेस रहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई बात कह दी तो उसको लेकर वो लोग लिख देते हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, क्योंकि प्रेम का व्यापार स्थल एकांत नहीं है। ठीक है साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा या ए सही है, आर है। देखिए, प्रेम का व्यापार स्थल एकांत होता है, बाजारीकरण नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, सही है, और प्रेम का व्यापार स्थल एकांत नहीं है, यह गलत है। तो ए सही है, आर गलत। आइए 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर स्थापना और तर्क का है कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। सही बात है, बहुत कुछ अज्ञात होता है, प्रेमी ढूंढता रहता है। दूसरा कहता आर, क्योंकि श्रद्धा का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। साथियों, यह गलत है, यह अज्ञात और अनिर्दिष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए यह कथन ए सही है और आर गलत। ठीक है, आइए 20वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देख रहे हैं आप लोग कि स्थापना और तर्क कितने दिन है? लगभग 10 प्रश्न इसके रहेंगे साथियों। मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। स्थापना कह रहा है कि मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। सही बात है, क्योंकि संसार कहने सुनने के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिकता होती है संसार में, एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है। आइए अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न नंबर 21, यह भी स्थापना और तर्क का है कि स्थापना कह रहा है कि लोभ सामान्योन्मुखी होता है और प्रेम विशेषणोन्मुख। तर्क कह रहा है क्योंकि कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही है। 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आइए अब कथन तर्क समाप्त होते हैं। निम्न में से कौन सी रचना केशव दास द्वारा रचित नहीं है? देखिए, केशव दास रीति काल के कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, इसीलिए केशव दास को जब आप पढ़े तो ठीक से पढ़े कि किसके दरबारी कवि थे। विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। ठीक है, आइए, केशव दास की रचना नहीं पूछा है, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से प्रश्न पढ़ना है, पर्याप्त समय होता है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया केशव दास की रचना एक है। कवि प्रिया यह भी केशव दास की है। छंदावली नहीं है। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छंदावली। ठीक है, आइए 23 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? देखिए, भक्ति काल के राम काव्य धारा के बहुत बड़े कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। अवधि के कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। रामचरितमानस इनकी बहुत प्रमुख रचना है, तो तुलसीदास की रचना नहीं है। कृष्ण गीतावली बिल्कुल है, जो ब्रज भाषा में है। कवित्व रामायण यह भी है। कुंडलिया रामायण यह भी है। हनुमान नाटक नहीं है। हनुमान नाटक आधुनिक काल के किसी कवि की है। हनुमान नाटक शायद हृदय राम करके कवि है, उनकी है। तो आप लोग इसे देखें तो इसका सही उत्तर होगा हनुमान नाटक रचना नहीं है, विकल्प 4। आइए 24वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। देखिए,
यह क्या तुलसीदास जी ने कहा है, रहीम दास जी ने कहा है, स्वामी अग्रदास ने, नाभादास ने? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है। यह रहीम दास की रचना है, रहीम दास की पंक्ति है कि गोद लिए हुलसी फरे फिरे तुलसी सो सुत होए। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा रहीम दास। आइए 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी कोटेशन है कि यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहरी काहे जाए। क्या यह रैदास की पंक्ति है, कबीर दास की पंक्ति है, दादू दयाल की पंक्ति है, नामदेव की पंक्ति है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कुतुबन द्वारा लिखित है? कुतुबन द्वारा लिखित है। ठीक है, क्या यह हंस जवाहिर है? नहीं। यह नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती नहीं। मृगावती, मृगावती कुतुबन की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृगावती, मृगावती कुतुबन की रचना है साथियों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। प्रश्न नंबर 27 है, रैड गवाई सोई के दिवसु गवाई खाई, हीरे जैसा जन्मू है कौड़ी बदले जाई। यह पंक्ति किसके? देखिए जो पंक्ति है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट कवि है उनको देख लेना है। तो यह पंक्ति किसकी है? क्या रैदास की है, कबीर की है, गुरु नानक की है, सुंदरदास की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुरु नानक की। ठीक है, आइए 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। यह मैं 100 बार बता चुका हूं कि अष्टछाप से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से अष्टछाप के संस्थापक कौन है? साथियों इसका आंख बंद करके उत्तर दीजिए, विठल नाथ, विठल नाथ। ठीक है, आइए 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है? क्या मतीराम है, केशव दास है, पद्माकर है, देव कवि है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक केशव दास है। केशव दास को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। आइए 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पीजीटी में आपको 80 प्रश्न मिलेंगे हिंदी के। ठीक है, तो वो 30 प्रश्न 30 है। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की है, तितली जयशंकर प्रसाद की है, सही है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये सब निराला की रचना है। अलका निराला की रचना है, जबकि लिखा है उदय शंकर भट्ट। विकल्प 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास स्वच्छंदतावादी नहीं है? ठीक है, विराटा की पद्मनी वृंदावन लाल वर्मा, यह स्वच्छंदतावादी उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वच्छंदतावादी है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, यह भी स्वच्छंदतावादी है। वैशाली की नगरवधु चतुर्सेन शास्त्री स्वच्छंदतावादी नहीं है। ठीक है, यह चतुर्सेन शास्त्री आगे ये लोग फ्रायड के मनोविज्ञान से बधे हुए थे, उस मनोविज्ञान को लेकर चलते थे। आइए 32 नंबर प्रश्न तार सप्तक से है। तार सप्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाए। तार सप्तक के कवियों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। प्रश्न बहुत ठीक से पढ़ना है। तार सप्तक का मैं फॉर्मूला भी बताया था, अराग प्रणेगी भा, अगे अगे गजानन माधव मुक्ति बोध, प्रभाकर माजवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा। तो देखिए मुक्ति बोध तार सप्तक के कवि हैं। त्रिलोचन प्रभाकर माचवे भी हैं, तार सप्तक के कवि। नेमिचंद्र जैन भी है, ये त्रिलोचन नहीं है। ठीक है, तार सप्तक के कवि नहीं, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा त्रिलोचन, विकल्प बी। आइए हम 33 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न काव्य शास्त्र से है। काव्य शास्त्रीय विषय के अनुसार काव्य शास्त्र के परंपरा सम्मत कितने अंग माने जाते हैं? क्या 7, 8, 9, 10? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय साथियों 10। ठीक है, आइए 34 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 34वां क्या कहता है कि निम्नलिखित में से 34वां निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
देखिए नहीं इसलिए दिया जाता है कि बच्चे जल्दी में पढ़ें और उत्तर गलत करें, ठीक है। एग्जामिनर की एक मानसिकता होती है, इसलिए आपको बहुत आराम से एग्जामिनर के साथ भी खेल खेलना है, बहुत आराम से प्रश्न पढ़ने हैं। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ का वाचक है वाक्य कहलाता है। सही बात है। वाक्य क्या कहलाता है? जो वो पद से मिलके शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलके वाक्य बनता है और वह वाक्य एक पूर्ण अर्थ देता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। सही बात है। काव्य के मूल प्रेरक तत्वों को काव्य हेतु कहते हैं। सही बात है। प्रतिभा संपन्न कवि और उनकी प्रतिभा में भेद होता है। नहीं, प्रतिभा संपन्न कवि और उनकी प्रतिभा में भेद नहीं होता है। तो नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। आइए हम अगले प्रश्न पे, चौथा विकल्प है क्रोचे काव्य का एकमात्र हेतु अभिव्यक्ति मानते हैं। यह सही है, ठीक है। आइए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का तीसरा, प्रतिभा संपन्न कवि और उनकी प्रतिभा में भेद है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने, देखिए विश्वनाथ की रचना है यह साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने रूढ़ा लक्षणा के कितने भेद माने हैं? 10, 12, 15, 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 16। विश्वनाथ ने रूढ़ा लक्षणा के 16 भेद माने हैं। आइए 36 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी समीक्षक नहीं है? क्या शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह? इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा साथियों, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रगतिवादी नहीं, बहुत बाद के कवि हैं, ठीक है। आइए 36 हो गए। 37वें पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक किस आलोचक का मानना है कि छायावाद के गर्भ में ही प्रगतिवाद की शुरुआत हुई है? छायावाद को ठीक से पढ़ के जाएं, इसकी समय सीमा पढ़ के जाएं। छायावाद के जो 4 स्तंभ है, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, उनको पढ़ के जाएं। तो यह पूछ रहा है कि किस आलोचक का मानना था कि छायावाद के गर्भ से ही प्रगतिवाद की शुरुआत हुई है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा नामवर सिंह, ठीक है। नामवर सिंह, नामवर सिंह ने माना था कि छायावाद के गर्भ से ही प्रगतिवाद की शुरुआत हुई है। आइए 38 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 38वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? नहीं बोल रहा है। वीणा, गीतिका, पल्लव, अतिमा। देखिए सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो नहीं है वह है गीतिका, शायद यह निराला की रचना है, ठीक है, निराला की। आइए अगले पर चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न पे, या 39वां होगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? देखिए छायावाद से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, छायावाद को ठीक से पढ़ना है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए मैं पूरी ऊर्जा के साथ नहीं बता पा रहा हूं। छायावाद को ठीक से पढ़ना है, जो 1920 से लेकर 1936 तक का समय है उसको, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा आएंगे। निराला की रचना नहीं है। परिमल, अनामिका, अरिमा, अतिमा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अतिमा, ठीक है। आइए 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निर्मल वर्मा की परिंदे को किस आलोचक ने हिंदी की नई कहानी की पहली कृति माना है? बहुत इंपॉर्टेंट। नामवर सिंह, एकदम सही। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को परिंदे को हिंदी की नई कहानी माना है, ठीक है, नई कहानी माना है। आइए अगले प्रश्न 41 पे चलते हैं। मुर्दों का गांव किसकी कहानी संग्रह है? मुर्दों का गांव, देखिए धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, मुर्दों का गांव, ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। तो कहानी संग्रह से प्रश्न पूछ रहा है कि धर्मवीर भारती की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है? ठीक है, मुर्दों का गांव, धर्मवीर भारती। आइए 41 था शायद, 42 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द, देखिए व्याकरण का प्रश्न, विलोम शब्द युग्म असंगत पूछा है, असंगत पूछा है। आगत, निर्गत, पाप, पुण्य, ध्वंस, विध्वंस, ये दोनों सेम ट्विन है। ध्वंस भी का अर्थ सेम होता है, विध्वंस का भी अर्थ सेम होता है। ताप, शीत। इसका असंगत पूछा है, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा।
आइए अगले प्रश्न पे 43 नंबर पे चलते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ करने वाले निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंख बंद करके, मैंने 100 बार यह प्रैक्टिस पेपर में भी बता रखा है कि अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। ठीक है, आइए 44 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर में अलंकार, अलंकार पूछा है दोस्तों। अलंकार एक बार जरूर पढ़ के जाए। देखिए, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वह छंद, अलंकार, रस ये पढ़ के जाए, 3 चैप्टर जरूर पढ़ के जाए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यमक। देखिए, मन का 2 बार आया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार होता है साथियों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44वां हो गया। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। काव्य शोभाकरान, देखिए काव्य शास्त्र से है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रश्न है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, असंगत पूछा है। क्या यह दंडी का है? सही बात है, दंडी का ही है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मगुणा, वामन का है, सही बात है। अनलंकृति पुनः क्वापी, मम्मट का है। अलंकरोति इति अलंकरः, भरत मुनि का है, नहीं, यह भरत मुनि का नहीं है साथियों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, शायद 47 होगा कि नहीं 46, कि ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद कितने माने गए हैं? ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद 3 माने गए हैं साथियों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करें। 47वां प्रश्न कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? देखिए, शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिधा, एक होता है लक्षणा और एक होता है व्यंजना। इसमें जो शब्द शक्ति है वह शुद्ध लक्षण एवं लक्षणा साध्य वासना है। ठीक है, जब आप शब्द शक्ति के भेद भी पढ़ेंगे तो उसमें यह आता है। अगले प्रश्न पे आए, 48 नंबर प्रश्न पे, निम्न में से आग का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, आग का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो साथियों दहन, अग्नि, अनिल, पावक। ठीक है, इसमें जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनिल। ठीक है, अनिल का होता है हवा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कृति और कृतिकार का असंगत युग्म है। अपने अपने पिछड़े, मोहनदास नैमिषारण्य बिल्कुल सही है। असंगत, देखिए लगभग प्रश्न इसमें असंगत या नहीं करके पूछा है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह बेचैन सही है। मणिकर्णिका तुलसीदास सही है। नाग फनी धर्मवीर की नहीं है साथियों। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? ठीक है, संधि पूछा है, विसर्ग संधि पूछा है, तो दुरुपयोग, जाज्ञा, महोदय, गिरीश, इसका सही उत्तर हो जाएगा दुरुपयोग। दुह धन उपयोग करके होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तालव्य व्यंजन है? देखिए, एक फार्मूला होता है तालव्य व्यंजन का, ईचू यशानाम। ई से ई, च से च वर्ग, च छ ज झ इया, य फिर ये श, ये सब तालु से निकलते हैं। तो देखिए, छ च वर्ग का है तो यह भी तालव्य है। थ ये थ वर्ग से आ रहा है। ज यह भी तालु है, झ भी तालु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हस्तलिखित में समास है। हस्तलिखित को का विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखित। ठीक है, तो इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, इसीलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से गुण संधि वाला शब्द है। गुण संधि मतैक्य, गिरीश, सडानंद, परोपकार। इसका गुण संधि पूछा है परोपकार, पर धन उपकार। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। निम्नलिखित में से कौन सी प्रयुक्ति प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति में शामिल नहीं है? प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयीन प्रयुक्ति, वाणिज्य और व्यापार की प्रयुक्ति, जनसंचार की प्रयुक्ति, खेल कूद की प्रयुक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
खेल कूद की प्रयुक्ति। क्या हो जाएगा? खेल कूद की प्रयुक्ति। अगले प्रश्न पे आइए, समय सरगम उपन्यास की लेखिका है। समय सरगम उपन्यास की लेखिका क्या कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समय सरगम। यह है कृष्णा सोबती के उपन्यास है। सही उत्तर कृष्णा सोबती। अगले प्रश्न पे आइए, बलचनमा उपन्यास के लेखक नागार्जुन है। बलचनमा नागार्जुन, नागार्जुन को भी ठीक से पढ़ के जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। मुंतख, बुतवारिख, नचिकेतोपाख्याज, प्रेम सागर, माधव विलास? इसका सही उत्तर हो जाएगा सदा सुखलाल का मुंतख बुतवारिख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार लेते हैं, जो लगभग 1920 तक 17 साल का दायित्व ये संभालते हैं। अगले प्रश्न पे आइए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार है। 11 वर्ष का समय। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता। देखिए बहुत बेसिक प्रश्न आ रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं, जो आप मतलब बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए आसान प्रश्न अगर आपके गलत होने लगे तो समझ लो आप सिलेक्शन से बाहर हो। अगर आसान प्रश्न आपके सही होने लगे तो आप सिलेक्शन ले रहे हो। इसीलिए आते हुए प्रश्न, आसान प्रश्न गलत नहीं कर रहे हैं। त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता है कौन है? जैनेन्द्र। ठीक है, जैनेन्द्र। आइए अगले प्रश्न पर चले। काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञेय शिवदान सिंह चौहान। तो काव्य की भूमिका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आइए अगले प्रश्न पर चले। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है। आज्ञा, राजा, अग्नि, राय, राय। तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव पूछा है तो राय। राय क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, राय का शायद तत्सम राजा होता है या राज्ञा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा बिल्कुल है, नील देवी बिल्कुल है, सत्य हरिश्चंद्र बिल्कुल है, पद्मावती, पद्मावती भक्तिकालीन नहीं, नाटक पूछा है तो पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, पद्मावती किसी और का नाटक है। यह उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? सीमांत के बादल? नहीं, यही नहीं है दोस्तों, यह लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल की मादा कैक्टस, अंधा कुआं, सूखा सरोवर है। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हरिकृष्ण प्रेमी, राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, रांगे राघव। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। आवारा मसीहा किस प्रकार की रचना है? आवारा मसीहा जो रचना है जीवनी परक उपन्यास है, शरद चंद्र के जीवन पर उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है आवारा मसीहा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीढ़ियों पर धूप में निम्नलिखित में से किसका कविता संग्रह है? सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? क्या ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, नागार्जुन की है, भीष्म साहनी की है, कुंवर नारायण की है? तो कबीरा खड़ा बाजार में इसका जो सही उत्तर होगा भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न है, यह कल भी प्रैक्टिस पेपर में भी कई बार मैं करा चुका हूं। बकरी नाटक के रचयिता है भीष्म साहनी? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण लाल? बिल्कुल नहीं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? बिल्कुल हाँ। मोहन राकेश? बिल्कुल नहीं। बकरी नाटक के हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मोहन राकेश का एक फेमस नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित कृति नंगा तलाई का गांव किस तरह की रचना है? तो यह कथात्मक संस्मरण है। संस्मरण है नंगा तलाई का गांव, संस्मरण है, शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर है, एक कथात्मक संस्मरण है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। सुधिया उच्चंदन की वन की यह किसकी रचना है? तो विष्णुकांत शास्त्री की है। सुधिया उच्चंदन के वन की संस्मरण यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जब आप तैयारी करेंगे साथियों, तो उसके सिलेबस में भी संस्मरण लगा हुआ है विष्णुकांत शास्त्री जी का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चले। एक साहित्यिक की डायरी के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध।
निम्नलिखित में से किस किसके आजादी के आंदोलन में पत्रकार की भूमिका निभाई? वह है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। आगे संचार से ये प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण का आरंभ कब हुआ? वह होता है दोस्तों 1982 में। 1982 में भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण होता है। हिंदी की पहली आत्मकथा निम्नलिखित में से किसको माना जा सकता है? सही उत्तर है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं हिंदी में की पहली आत्मकथा माना जा सकता है। बस यही 80 प्रश्न हो गए दोस्तों। इसके बाद क्वालिफाइंग पेपर एक होता है हिंदी और इंग्लिश का, वो भी मैं लेकर आऊंगा साथियों। वो यह था आज का नवोदय विद्यालय समिति का पीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र। आप सभी ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहे, स्नेह देते रहे। आगे मैं कोशिश करूंगा कि जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी का, उसका प्रश्न पत्र हल कराऊं कि जो 15 क्वेश्चन क्वालिफाइंग के आते हैं वह कैसे प्रश्न हिंदी व्याकरण के आते हैं, उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि आप क्वालिफाइंग करेंगे तभी आपकी कॉपी शाइन होगी। तो यह सेशन यही समाप्त करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला से जुड़े रहे, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। साथियों, आपका स्नेह, आपका प्रेम हमें मिलता रहे। आप सभी अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़े। मनोबल बढ़ता है हमारा अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।